कश्मीर में पंडितों की टारगेटिंग किलिंग जो है वो चल रही है। ये जो टारगेटेड किलिंग है ये एक बहुत बड़ा मसला है। लगता है कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी की और लोगों को हरास करने की जो एक इन्वायरमेंट है उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं फोर्सेस। इस पे आज के ब्रेन बस्ट में बातचीत होगी। इसके साथ साथ चाइना रूस की जो शराकतदारी हो सकती है आज की इस डिफ़िकल्ट वर्ल्ड में वो कैसे मुमकिन है, और साउथ एशिया के और जियो पॉलिटिक्स के जो दूसरे इश्यूज हैं इस पर भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। आज हमारी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस भी मैक्सिमम ले सकें। हमारे साथ ब्रेन बस्ट के रूह रवां डॉक्टर शारदा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत आपका। बड़े ही दुख की बात है जो कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, और अभी फिर एक कल ही रिसेंट वाक़या होता है जो बहुत ही दुख भरा वाक़या है, और उस पर बहुत एक जेन्युइन रिएक्शन जो है वो जम्मू में भी कश्मीर में भी हो रहा है कि भाई आफ्टर ऑल ये सिलसिला कब तक है। डॉक्टर साहब मेरी तो ओपिनियन ये है कि जो हमने कश्मीर देखा, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपने तो बहुत शुरू के दिनों से देखा, हमने तो अभी ये जो 30 साल का ऑब्ज़र्व किया है, इसके बाद ये आर्टिकल 370 35A हटने के बाद काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, बहुत सारा काम डॉक्टर साहब हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये टारगेटेड किलिंग्स भी हो रही हैं। कुछ महीने पहले वो टारगेटेड किलिंग जो श्रीनगर में थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। फिर जो हमारे सिख थे उनके साथ किस तरह भाइयों के साथ सलूक हुआ बुरा। वो एक सिख खातून पुलिस ऑफिसर थी, उनके साथ क्या बुरा हुआ। और अब ये जो राहुल भाट का हुआ है वाकया, ये बड़ा अफसोसनाक है। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब इसको? देखिए ताहिर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी जी मच। जी। सबसे पहले तो ये है कि 1988 से जो इनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं पंडितों के ऊपर, इनके बहुत बड़े बड़े घर थे। मैंने इनकी ना बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं रिसेंटली, और अब वो बड़े बड़े घर छोड़ के अब जहाँ पर जम्मू में वो उनके लिए मकान बनाए गए, क्वार्टर बनाए गए, 300-325 स्क्वायर फुट के मकान है जिसमें 2-2 4-4 बच्चे भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं पिछले 30 साल से। सो मैं ये समझता हूँ कि 30 साल में किसी भी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आती है वो यही कहती है कि हम पंडितों को वापस ले जाएंगे, हम वहाँ पर उनको बसाएंगे, लेकिन उसके ऊपर सीरियस काम किसी ने भी आज तक नहीं किया। एक पंडित वापस गया और 1 महीने के बाद वो छोड़ के वापस आ गया। वो कहता है कि मेरा बिजनेस ही वहाँ ख़त्म हो गया हुआ है। आफ्टर ऑल अगर किसी को आपने रीइस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल सोर्सेज भी होने चाहिए ना। अगर उसकी दुकान थी अच्छी, मर्चेंट कोई हो, कोई कपड़े बेच रहा हो, कोई कुछ, या तो उसकी दुकान उसको दोबारा वापस दिलवाई जाए या उसकी दुकान को बनाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत दुखदायी खबर है कि पंडितों के साथ ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने, बातों में सब ने कहा, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल ढंग से उनको वहाँ से लेके जाना। अब दिल्ली में आप देखें, आपने तो कहा दिल्ली में पंडितों को देखा है, वहाँ पर आप उनको कहिए कि आप वापस चले जाएं विदाउट इंसेंटिव, दे विल नेवर गो, क्योंकि दिल्ली वाले पंडित फिर भी वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं। लेकिन जो जम्मू में पंडित बैठे हुए हैं 300-300 350 स्क्वायर फुट के मकानों में, हाँ जी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है अभी भी, दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंटों को बड़ा स्ट्रिक्ट किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए, और अगर वो नहीं उनको वहाँ पर बैक होम लेके जा सकते तो कम से कम इस वक्त जो वो रह रहे हैं वहाँ पर उनकी देखभाल और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि पंडित बरादरी जो हमारी है, जब मैं पंडित कहता हूँ, पंडित तो वैसे तो खैर पूरे हमारे हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन जब हम प्रिसाइजली कश्मीरी हिंदुओं की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, वो पूरी दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ हमारे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, पूरी दुनिया में, और बड़े उन्होंने जदोजहद की, इस्टेब्लिश हो गए, और पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं। जब मैं भारत में देखता हूँ तो भारत में भी वो फैल गए, ख़ासतौर पर दिल्ली में उनका काफ़ी है जो है रहन सहन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी मेरी जो पंडित दोस्तों से बात होती है, मुलाकातें भी होती हैं जब मैं जाता हूँ। अब ख़ास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें,
जो पिछली सरकारों ने किया सो किया। बीजेपी ने कुछ ऐसे काम किए जो भारत की तारीख में पॉसिबल नहीं थे। मिसाल के तौर पर 370, 35A का हटना, ये वो। आजकल डॉक्टर साहब इतनी टूरिज्म चल रही है कश्मीर में, इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पैसा लगा रहे हैं, इवन यूरोपियन यूनियन वहाँ पे पैसा लगाने का सोच रही है, भारतीय सरकार पैसा लगा रही है। आपका ये कहना है कि वो पंडित, जैसे एक पंडित की आपने मिसाल दी, वो गए दुकान कैसे चला सकते हैं, डॉक्टर साहब वो तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो एक एनिमोसिटी की फ़ज़ा है उसमें मतलब वो दुश्मनों के दरमियान शाम वाली बात है ना, कि एक पंडित या 100 पंडित या 100 पंडितों के घराने, अब वो नहीं जा सकते, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर साहब कोई भी सरकार हो। कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आप इतनी बड़ी कम्युनिटी। अब देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि श्रीनगर में या ये अब जो घटना है ये श्रीनगर में नहीं हुई, ठीक है, ये गालमन बडगाम में हुई है, वहाँ पर वो भी अपने वर्क प्लेस में उसको स्पेशल टारगेट करके, इसको कहते हैं टारगेट के लिए। डॉक्टर साहब वो टीचर्स भी जो मारे थे श्रीनगर में, वो भी ऐसा ही हुआ था ना। अच्छा, अब जो मेजॉरिटी ऑफ द जो मुस्लिम कम्युनिटी है वादी में, ख़ास तौर पर श्रीनगर के, जो श्रीनगर कह रहा हूँ, कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें जो हैं वो भी बेचारे अमन चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द, ठीक। अब ये बात तय है कि कुछ एलिमेंट्स का इसमें फ़ायदा है कि जी पंडितों को, किसी न किसी पंडित को कभी न कभी टारगेट करके मार दिया जाए, ताकि वो जो डॉक्टर साहब, एक होती है टेररिज्म, एक होती है जो टेररिस्ट एनवायरनमेंट, वो कायम रहे। और एट द सेम टाइम ताहिर साहब ये भी वो ये सोचते हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि वहाँ पर इस किस्म का पीसफुल एटमॉस्फेयर का जो शेप है, जो एक शक्ल सामने आ रही थी, वो ना आने दी जाए, और वहाँ पर हर वक्त ये शो किया जाए कि कश्मीर जो है वो नहीं अच्छी स्टेट विजिट करने के लिए या घूमने के लिए या बिजनेस करने के लिए। ये उनका मकसद है जी, यही होता है मकसद। डॉक्टर टेररिस्ट का मकसद तो यही है ना, कि जो जिसे हम कहते हैं ना, दहशत फैलाए रखो। राइट। एक तो मिलिटेंट टेररिज्म है ना, वो तो चलती ही है लोगों को। जो सबसे खतरनाक टेररिज्म है वो ये कि एक टेररिज्म की फ़ज़ा हो कि भाई यहाँ आप सैर करने के लिए ना आए, कारोबार ना करने के लिए आए। अब मुझे ये डॉक्टर साहब मुमकिन नहीं लगता कि इतने खौफनाक माहौल में आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 100 घरानों को या 1000 घरानों को बसा सकें। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नहीं, मैंने यही कहा, इसीलिए मैंने कहा जी कि वो तो अब भूल जाइए जी, क्योंकि ना वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, ना वो अब बिजनेस कर सकते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो उनके हालात हैं इस वक्त जम्मू में या श्रीनगर में पंडित जो रहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, हाँ जी, और उनको बाकायदा वेल एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये वायदा जो है ये पूरा हो सकता है अगर कम से कम यही हो जाए, इफ़ नथिंग एल्स। जहाँ जो दिल्ली वाले पंडित है ना जी, उनको मैंने पहले भी कहा कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट की हेल्प की, दे आर नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड, बट सिटिंग इन जम्मू इज़ नॉट दैट इकोनॉमिकली सेंटर नहीं है। हाँ, जो दिल्ली है, दिल्ली में तो एक रिक्शा वाला भी 1000 रुपया रोज़ कमा लेता है। तो ये एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट शुड टेक इट वेरी सीरियसली एंड मेक इट अ पॉइंट टू सी दैट हाउ वेल एस्टेब्लिश पंडित्स कैन बी इन फ्यूचर। जी, लेकिन हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब जो मैंने अब इस बार रिएक्शन देखा, सिर्फ पंडित बरादरी की तरफ से नहीं बल्कि बाकी लोगों की तरफ से मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, और ये सवाल पूछ रहे हैं सर। और उनका सबसे ज़्यादा जो एतराज़ है वो जम्मू कश्मीर की जो पुरानी पार्टियां हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या शेख अब्दुल्ला की फैमिली की पार्टी हो, ठीक है, उन पे सबसे ज़्यादा नहीं। अब तो देखिए इस डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने बीजेपी के भी एमएलओ को टारगेट किया है। हाँ जी। सो वो उनकी ये है कि ये ख़त्म कब होगा, ये ख़त्म कब। दे डोंट वांट दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू कंटिन्यू। दे लव कश्मीर एंड दे लव इंडिया। सो उनका मतलब पंडितों की नहीं, मैं आपका बात कर रहा, सारे लोग जी बिल्कुल ठीक है। सो दे हैव नो प्रॉब्लम। मैंने बड़ी इंटरव्यूज़ देखी
जी रिसेंटली एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, उनका एक शख्स है जो कि जाके घरों घरों में विलेज विलेज में जाके इंटरव्यू करता, और वो इंटीरियर में गया, अनंतनाग गया, हाँ जी, और जो इंटीरियर है जहाँ पर कोई जाता नहीं वहाँ तक वो गया, बॉर्डर तक गया, और वहाँ के लोगों से, मुसलमानों से जब बातचीत की, उन्होंने कहा हम तो इतने बढ़िया भाई ढंग से रह रहे थे कि ये जब 1988 में काम शुरू हुआ तो वो घबरा गए और एकदम चले गए। घबरा क्या गए, वो तो मर रहे थे जी, उनको मार रहे थे, ऐसा ही। घबराने की क्या बात है, वो फैमिली अपनी को ख़त्म कर दें। चलो होप कर सकते हैं जी कि इनकी वेल एस्टेब्लिश ही हो जाए और इनके जो दुख हैं वो आने वाले टाइम में दूर हो सके। दैट्स ऑल वी कैन डू। जी, वो भी है, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कि वहाँ की इस वक्त जो जनता है वो बीजेपी से भी ये सवाल कर रही है कि आफ्टर ऑल आप कैसे यहाँ पे अमन लाएंगे। और मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूँगा, मेरी उनसे बात होती रहती है, वो लीडरशिप रोल में है, जो ख़ास तौर पर हमारी हिंदू बरादरी से हैं, जम्मू में वो हैं, तो वो भी, उनके भी बहुत गिले हैं अपनी ही सरकार से। वो कह रहे हैं कि भाई वो उस तरह के काम नहीं हो रहे। अब मेरा ख्याल यही है जो आपने कहा कि होप कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें वहाँ पे ठीक, और बहुत सख्ती से बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ये छोटे छोटे ये एक उक्का वहाँ बैठा हुआ है, एक उक्का वहाँ बैठा हुआ है जो ये काम कर रहे हैं, तो एक अगर इंटेलिजेंस बढ़ जाए तो परहैप्स दे कैन बी कैप्चर्ड अर्लियर बिफोर दे डू समथिंग। डॉक्टर साहब बड़ा आपने एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया। आपने कहा कि जो वहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं वो भी लोग कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि इसका ज़्यादा इम्कान ये भी है कि ये जो इंस्टिगेशन है वायलेंस की, ये पाकिस्तान से बॉर्डर पार्ट से आ रही है। लेकिन जिस तरह की ये टारगेट किलिंग हो रही है, ये तो लगता है कि लोग वहीं के हैं जो ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जिनको पता है कि फॉर इंस्टेंस जिनको पता था कि इस ऑफिस के अंदर राहुल भाट जी काम करते थे, ठीक है। अब बॉर्डर पार से आने वाले टेररिस्ट वो तो गली मोहल्ले में जाके बम धमाका कर सकता है बाजार में, उसको इतना माइन्यूटली नहीं पता होगा कि जी ये बंदे का नाम ये है, ये इसकी नौकरी है, ये बैठा हुआ है वहाँ पे और इसको ही टारगेट करना है। ताहिर साहब आज के ज़माने में जी, अभी हमने रिसेंटली ये देखा कि ये जो थोड़े से सिर फिरे आदमी होते हैं ना, फ्रॉम विद इन देयर ओन कम्युनिटी, जी, वो होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा दोबारा सिर पकड़ गई। उन्होंने हिमाचल के सेक्रेटेरिएट धर्मशाला के आगे जाके अपना झंडा फहरा दिया। फिर उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर अटैक कर दिया मोहाली में। इसी तरीके से वो थोड़े से मिसलेड आदमी होते हैं और उनको और ज़्यादा जो ये संस्थाएं हैं ISI वाले या दूसरे, वो ऐसे आदमियों को ढूंढते हैं, ढूंढ के फिर उनको वो टारगेट करके उनको इंस्टिगेट करते हैं कि तुम ये काम करो। लेकिन वो उसी बॉर्डर के अंदर हो रहे हैं ना, या इंस्टिगेट करते हैं उनको, ठीक है ना। वो बिल्कुल पूरी दुनिया में ही डॉक्टर साहब जो दुश्मन कोर्ट होता है ना, जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो तो चाहेंगी ऐसा हो, ठीक है, वो तो हमने तय कर लिया। अब ये मसला है कि वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर की जो कम्युनिटीज़ हैं, वो इस सिलसिले में कितना आगे बढ़ती हैं और जो डेवलपमेंट हो रही है, जो टूरिज़्म हो रही है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है और कुछ इन्वेस्टमेंट आना शुरू भी हो चुकी हुई है, जिसका भला सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी को होता है। कश्मीर का मैक्सिमम जो मैं फ्रॉम 1952 से देख रहा हूँ, मैक्सिमम वहाँ पर प्रॉफिट ही जो था वो टूरिज्म का था। राइट, पैसा ही टूरिज्म का था। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब टूरिज्म जो है वो सिर्फ गर्मियों का नहीं रह गया था, टूरिज्म सर्दियों में भी बन गया था। लोग कहते थे गुलमर्ग में जाके, डॉक्टर साहब इस सर्दियों में गुलमर्ग में जाके हम इतना ज्यादा टूरिस्ट था इस सर्दियों में अभी, तो वो सब जा रहे थे और जाएंगे। मतलब वो इन इक्का दुक्का वाकयात से लोग अपसेट भी होते हैं, मगर वो अपने काम तो बंद नहीं करेंगे ना। होपफुली हाँ नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इस वाकये से पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं। उन वाकयात के बाद भी कोई टूरिज्म तो नहीं कम हुई ना, बढ़ी है। जो टारगेट किलिंग होती है ना जी, वो टूरिज्म को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि टूरिज्म को अफेक्ट करती है जब आप
मतलब जैसे वहाँ से टेररिस्ट कोई आया पाकिस्तान से तो वो आगे गोलियां चला दे, टूरिस्ट प्लेसेस पे कर देना। हाँ आगे श्रीनगर में गोलियां चला हाँ। दे, लाल बाग में गोलियां चला दे, जैसे मर्जी कर दे। वो होता है डर क्रिएट करना, फियर क्रिएट करना। टारगेट किलिंग जो है, वन एक वहाँ मार दिया, एक वहाँ मार दिया, दैट डज नॉट अफेक्ट टूरिज्म एज वेल एज आई थिंक। देखिए अभी तक तो ये हो रहा है ना, ये मामला भगवान ना करे, खुदा ना करे कि आगे बढ़े, इसको रोकना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना ये कहीं से भी शुरू हुआ वाक़या कहीं भी फैल सकता है, ओ या किसी भी तरह की शक्ल अख्तियार कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उनका मकसद तो डॉक्टर साहब यही है टेररिस्टों का कि खौफ दिलों में बिठा दिया जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खौफ बिठाने के लिए कुछ से कुछ करेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब ही है खौफ, खौफ, नथिंग एल्स। ठीक है, आदमी भी मार दो एक आधे, हाँ चाहे 10 मार दो, लेकिन खौफ क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, वो तो साफ कहते हैं, दहशत फैल जाए, हाँ बस। ठीक है। तो ये बहरहाल है सिचुएशन। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की सरकारें भी ढंग से, देखिए इस वक्त वहाँ की जो सरकार है डॉक्टर साहब, वो तो सेंटर से ही कनेक्टेड है, या क्योंकि इट इज़ अंडर सेंटर रूल। ठीक है, तो वो मतलब वो भी अपने तौर पर काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब ये है कि टारगेटिंग किलिंग है, ये बंद होनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब ये बड़ा, हम ये कहते तो हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ नेचुरली, मैं तो आगे ही कहा था, ठीक है, कि हर चीज़ जो है वो इतनी ये आसान नहीं होती। चूँकि एक पागल आदमी जो है वो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह उन्होंने एक इनोसेंट अभी पंडित राहुल जी के साथ जो किया है, तो जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। डॉक्टर साहब अब हम थोड़ा सा जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर भी आते हैं। जो आपके भी जहन में कोई सवाल हो तो आप भी उठाइए। मेरे जहन में जो सवाल आ रहे हैं वो यूक्रेन की ये जो वॉर है, ये आलमोस्ट अब कितने दिन हो गए? 80 दिन के करीब, 80 दिन के करीब हो गए, ठीक है डॉक्टर साहब। 24 गालबन फरवरी को ये काम शुरू हुआ था रूस का, और अब तक 2-3 चीज़ें बड़ी डॉक्टर साहब वाजे हो गई कि रूस की इकानमी काफ़ी शैटर हुई है, अगरचे अभी तक यूरोप गैस ले रहा है, चूँकि मजबूरी है, चूँकि यूरोप ने अपने वो दिए भी तो जलाने हैं, अपनी गाड़ियाँ भी तो चलानी हैं। सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, उनके जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स हैं, हाँ वही वो मैंने कहा दिए भी तो जलाने हैं ना, वो गैस से चलते हैं, वो सारे के सारे दिए अच्छा। जलाने। यहाँ पर मैं कहूँगा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है जी, कि जर्मन ने ये फैसला कर लिया कि हम विद इन 3 मंथ्स अपनी डिपेंडेंसी जो है रशिया से बंद करेंगे। हाँ जी, फैसला तो उन्होंने बहुत पहले से किया हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। जैसे अभी हमने कश्मीर के मसले पे बात की कि मतलब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे काबू किया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। कोई सोच, अगर पर्टिकुलर अगर उन्होंने अब 3 महीने की बात की है, तो उन्होंने ज़रूर सोचा होगा, और कतार जैसे कंट्रियों से बात भी की होगी, नहीं की है बात भी की होगी कि आप हमें सप्लाई देंगे। और देखिए बहुत बड़े बड़े शिप्स तो ऑलरेडी हैं जिसमें 10 मिलियन गैलन जो है ना वो आता, आगे भी बने हुए जी, हाँ जी, और भी बन सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट इज कॉस्ट। और आगे जैसे दुनिया में इन्फ्लेशन इस वक्त फैली हुई है, हाँ जी, वो कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉस्ट भी और एडिक्वेट सप्लाई भी। क्योंकि अभी भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कह तो रहा है जर्मनी भी कि हम कोशिश कर रहे हैं 3 महीने में काबू पा लें, मगर जर्मनी के ही कुछ न्यूज़पेपर लिख रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो जो सप्लाई चाहिए जर्मनी को, एडिक्वेट सप्लाई, वो 3 महीने में पॉसिबल नहीं होगी। कई तो उसको 2-2 साल तक का टाइम बता रहे हैं, कई तजिया निकाल दो, लेकिन इसके बावजूद वो जर्नी शुरू कर दी है इन्होंने। मतलब वो जो डिपेंडेंसी है जी, रशिया को एक सिग्नल मिल रहा है कि भाई अगर मैं नहीं अपने आप को ठीक करूँगा और इसी तरीके से तबाही मचाता रहूँगा, तो कल को सबसे बड़ा जो लड़ाई होती है वो होती है इकोनॉमिक लड़ाई, और मेरा क्या बनेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, वो भी है डॉक्टर साहब। और उसके साथ साथ इनका ये भी एक डिबेट रहा जब ये शुरू हुआ मामला, करेंसी का मामला रहा। रूस ने भी यानी धड़ल्ले से कहा जी कि हमें आपकी डॉलर की कोई परवाह नहीं, बल्कि हम तो रूबल के साथ ही डील करेंगे। हाँ, उस वक्त उनके पास $800 बिलियन था
अपने खजाने में जी लेकिन अब मैंने सुना वो 100 रह गया। जी 700 पैसा तो खर्च होते तो 700 चला गया, 100 रह गया। ठीक है। हाँ जी। सो वो डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। रूबल के साथ आप डील करना चाहें तो आप क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ मैं व्यापार देख रहा हूँ पिछले 60-70 साल से, वो रुपी में होता था। क्या करते थे, रशियन रुपी में लेते थे और फिर हिंदुस्तान से चीज़ें खरीदते थे। हौदरी जो है बेइंतहा, और राइस 1-1 लाख टन राइस जो है वो रशिया में जाता था। हाँ जी। तो वो पैसे जो है वहाँ से वो वहाँ खर्च कर देते थे उसमें। अब दूसरी जो इस वक्त जो बात क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि रशिया जो है वो चाइना के साथ जो पाइपलाइन बना रहा है। हाँ जी। चाइना को जो ऑयल की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अब चाइना कैन नॉट डिपेंड, चाइना इज़ अ वेरी स्मार्ट कंट्री, चाइना इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड 100% ऑन रशिया, क्योंकि चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ और अरब कंट्री के साथ रिलेशंस बना के रखने हैं। वो रिलेशंस इसलिए कि उसको अपना ट्रेड और अपनी इंडस्ट्री का भी ख्याल रखना है। और मार्केट जो रशिया की है वो बहुत छोटी मार्केट है। मार्केट ये है, यूरोप है, ये मार्केट है, मिडल तो ईस्ट है। हाँ हाँ जी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चाइना विल नॉट डिपेंड 100% ऑन रशिया। जी डेफिनेटली। अच्छा, हिंदुस्तान का जो ऑयल इस वक्त इंपोर्ट है रशिया से वो सिर्फ 3% है, वो बढ़ के 5% हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया में भी ऑयल आने के लिए, जब चाहे ब्लैक सी से ही आए, इट इज स्टिल कॉस्टली। तो कॉस्ट मेक्स ए मेजर डिफरेंस। डॉक्टर साहब बिल्कुल कॉस्ट बहुत मेजर डिफरेंस है। और आप देख लीजिए कि चाइना की अमेरिका के साथ तमाम तर राइवलरी के बावजूद चाइना को इस बात का एहसास है कि ट्रेड हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ही होगी। जो वॉल्यूम है, जहाँ से जो बड़ा कंज्यूमर है वो वेस्ट ही है। ताहिर साहब, कौन सा कंट्री है जो जी। 800 बिलियन डॉलर का ट्रेड करे एक कंट्री से? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान में 80 बिलियन का, अब 100 बिलियन हो गया। राइट हाँ जी, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। Right. पर यहाँ तो 800 बिलियन है। बिलियन 800 बिलियन बिलियन अब गोइंग टू बी ट्रिलियन। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि चाइना के जो सी पैक टाइप के जो मुआहदे थे, एक तो पाकिस्तान के साथ था, एक उसी तरह का काम उन्होंने श्रीलंका के साथ किया हुआ था। अब दोनों जगह जब फेलियर हुआ है तो चाइना ने ना पाकिस्तान की परवाह की है ना श्रीलंका की परवाह की। ठीक है, उन्होंने डूबते तो डूबते फिर। ठीक है। कितने अफसोस वाली बात है कि जिन जिन कंट्रीज के ऊपर आपकी इतनी दोस्ती आप करते दोस्ती थे। सर वो कोई मतलब यहाँ पे कोई प्यार की पींगे थोड़ी पड़ी इसीलिए हुई है, तो इसीलिए इंटरेस्ट बेस्ड होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाइना हैज बिकम ए टोटल कमर्शियल कंट्री। सर सिर्फ चाइना नहीं है, पूरी दुनिया में यही होता है। या पर वो कुछ ज्यादा सोच रहे नहीं नहीं, हम इंडियन पाकिस्तानी या साउथ एशियन लोग ज़रा जज्बाती होते हैं। हम तो ये है कि यार है तोरा दोस्त है तो चलो जी हूँ तो फिर जो भी हालात होंगे एक दूसरे ने चलेंगे। देशों की सर जो होती है ना तल्लकदारी, वो इस तरह नहीं होती। वो तो इंटरेस्ट की बेस पे होती है। देश इंडिविजुअल नहीं होते, देश इंस्टीट्यूट होते हैं। कभी आपने देखा कि दो कारोबारों की आपस में लेन देन हो तो वो इमोशनल होगा? नहीं, वो प्योर ट्रेड के प्रिंसिपल्स पर होगा कि भाई ठीक है, फायदा है तो है, इंटरेस्ट अगर दोनों के एक साथ चल सकते हैं तो चलाएंगे। नहीं चल सकते। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, मतलब यही एक रियलिटी है। तो अब वही हुआ कि मतलब पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट अभी तक सुना है 20-24 बिलियन डॉलर लगी है। उन्होंने कहा कि 20-24 बिलियन डॉलर वो डूबा तो नहीं है चीन का। वो अक्सर पैसा तो चीनी कंपनियों के जरिए ही वापस चला गया ना। 80% तो चला जाता है। हाँ चले 80-70 व्हाटएवर जो है ना, चलो 60 भी ले लो। हाँ वो वापस चला। तो अगर हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर लें तो चाइना को हो सकता है पाकिस्तान में कोई 8-10 बिलियन डॉलर डूबा हो। अब तो उन्होंने कहा उनके लिए तो 8-10 बिलियन भी बहुत बड़ा है। वो चूंकि इस मामले में बड़े वो हैं सेंसिटिव है। उन्होंने कहा अगर 8-10 बिलियन डूबा है तो आगे जो बाकी हमने 40-50 बिलियन और लगाना है वो तो ना लगाए ना। तो यही काम उन्होंने श्रीलंका में किया। वो जो पोर्ट था श्रीलंका का, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, सारा कुछ किया। वहाँ की भी करप्ट जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, जो अब रिजाइन हो रहे हैं लोग, हो गए, खा पी गए। नया प्राइम मिनिस्टर बन गया, सारी फैमिली सारा पैसे ही खा गई। ठीक है नहीं,
वो सारे का सारा। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में ये एक अच्छी बात है, किसी एक ने नहीं खाया, सब ने खाया। हाँ। जो भी खा सकता था, ब्यूरोक्रेसी में भी, आर्मी भी, आर्मी ने भी, जिस पॉलिटिशियन भी। हाँ, उसमें ये मैं अक्सर डॉक्टर साहब कहता हूँ, ये जो लॉटरी निकलती है ना हमारी कंट्रीज में, इधर अमेरिका कनाडा में, तो बाज़ को $100 मिलियन की लॉटरी होती है। मैं ये कहता हूँ यार, एक बंदे को 100 मिलियन का मालिक क्यों बनाते हो? वो 100 बंदों को बना दो, 1-1 मिलियन दे दो सबको, ताकि कुछ वो इकॉनमी पैसा जो है वो फ्लोट तो करे, वो मार्केट में आए। अब तो वैसे 1 मिलियन का यहाँ पे घर भी नहीं मिलता। नहीं जी, नहीं, आप तो डाउन पेमेंट की बात करो आप। ठीक है ना जी। अब तो ये सारी सिचुएशन है। इन्फ्लेशन जो है ना जी, इट इज़ ए वर्ल्ड फिनोमिना। राइट। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इट हैज़ गॉन अप एवरीवेयर, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, चाइना और एनीवन। लेकिन अफसोस वाली बात ये है कि जो उसके साथ, देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना समटाइम्स मुश्किल होता है। वो वही इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, दैट डजंट मीन एनीथिंग। जो असली फाइट है वो ये है कि जो लोगों के वेजेस है वो भी साथ में बढ़े, उनकी बाइंग पावर बढ़े। अब होता क्या है कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त चल रही है, उनकी बाइंग पावर तो वही है 1000 रुपया, लेकिन जो माल अब है, अब वो 2000 में हो गया। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज कि अब यहाँ पर आप देखिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, खुद मेरे पेशेंट्स हैं जो मुझे आगे बताते हैं, कहते जी कि अब अगर हमने जाना होता ना, आगे हम जाते थे, चलो जी दूध नहीं है, जाके भाग के कार में जाके ले आओ। अब हम कहते हैं लिस्ट बनाओ पूरी, हफ्ते में एक बार जाएंगे। क्यों? कि पेट्रोल यहाँ पर $2 को क्रॉस कर गया पर लीटर जी। हाँ जी। अपने जितने भी हमारे भारतीय दर्शक हैं उनको बता दूं कि दैट मीन्स नियर अबाउट 120 रुपीज़ लीटर जी, जो कि वहाँ पर है, वो यहाँ पर भारतीय रुपए के साथ। हाँ जी, हाँ और जी। पाकिस्तानी रुपए के साथ 250 से ज्यादा क्रॉस कर गया। तो वो वही रेट यहाँ पर भी है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इज ए वर्ल्ड फिनोमेना। इस वक्त बहुत बड़ी बात बनी हुई है हिंदुस्तान में, गैस और सिलेंडर एंड अदर थिंग, क्योंकि बाकी के वर्ल्ड को भी तो देखो ना। डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन ही नहीं है, इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई का झगड़ा बना हुआ है सारे का सारा। अब आप ये यूक्रेन की जो रूस ने जो यूक्रेन पे अटैक किया, उसके बाद आप देख लीजिए जितने ग्रेन्स हैं रूस में भी पैदा होते थे, यूक्रेन में पैदा होते थे, वो सप्लाई नहीं जा रही। नहीं जा रही। ठीक है, लोगों की डिमांड तो वैसे ही रहनी है ना। अब कनाडा में, अमेरिका में, मुझे पाकिस्तान भारत का नहीं पता, यहाँ पे तो आपको कोई भी चीज़ गाड़ी लेनी है तो 3-3, 4-4 महीने की, वहाँ पर साल की वेट है। साल का वेट हो गया। अच्छा, वहाँ पर गाड़ी की, यहाँ डॉक्टर सोफा लेना है तो 4-5 महीने का वेट हो चुका है। वहाँ पर सब ये पूरी वर्ल्ड वाइड हो चुका है। वर्ल्ड फिनोमेना। आज मैं प्रोग्राम सुन रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि गाड़ी की जो वेट है वो 1 साल से 1.5 साल तक। अनबिलीवेबल। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक कारें वहाँ जा रही थी जी, वो तो उन्होंने प्रोजेक्ट ही वहाँ पर कैंसिल कर दिया। एलन मस्क ने वहाँ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि पहले मेरे हालात तो ठीक हो, यहाँ तो सप्लाई हो नहीं रही। हाँ हाँ, देखो ना, उसकी डिमांड अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जी जी, आप तो इलेक्ट्रिक कार चलाते हो, जी जी जी, बड़ी मज़ेदार है। हाँ, हाँ, कम से कम कोई सिरदर्दी तो नहीं है ना। गैस भरने की। और मैं तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब ट्रैवल भी करता हूँ ना, हाँ, चूँकि मेरा तो कुछ 300-350 किलोमीटर डेली ट्रैवलिंग होती है। मेरा घर आने जाने का ही 170 किलोमीटर आने जाने का ही। ठीक है, फिर इधर उधर गए आए, हाँ। तो वो तो मतलब नहीं, मतलब आपको ये फील तो नहीं है ना कि $2 की मैंने गैस डिलीवर वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो बड़ी बचत है। हाँ, तो वो इस वक्त ये प्रॉब्लम जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रही है। इसका मैं कई बार सोचता हूँ कि हाउ वर्ल्ड विल कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ती जा रही है, हाँ जी सप्लाई उस ढंग से नहीं बढ़ रही। डॉक्टर साहब, 3 साल पहले तक तो चीज़ें फिर भी नॉर्मल थी। ये कोविड जो आया है, कोविड में जो सप्लाई का स्ट्रक्चर है ना जी, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बिगड़ गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हो अभी आप अमेरिका से 2-3 दिन पहले वापस आए, आप बता रहे हैं कनाडा के एयरपोर्ट पे आते हुए लंबी लाइनें हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, अमेरिका में क्या हाल था? अमेरिका वाज लिटिल बेटर। ओके, हाँ जी, लिटिल बेटर, क्योंकि अमेरिका में अभी भी वहाँ पर, पहले बात तो जहाँ मैं गया था, जी, दैट इज़ नॉट ए वेरी बिग एयरपोर्ट, डलस एयरपोर्ट राइट, इन वाशिंगटन इज़ नॉट ए वेरी बिग ठीक एयरपोर्ट। है। पर अगर जाओगे आप न्यूयॉर्क में,
हाँ जी, अटलांटा जॉर्जिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर आपको लाइनें, कस्टम में ही 1 घंटा लग जाता है। हाँ चले 1 घंटा तो रूटीन पहले भी हो लगता नहीं नहीं, कस्टम में आप देखिए ना, कोई आदमी बीमार खड़ा है, राइट हाँ, उसके लिए ये प्रॉब्लम है। राइट ऐसे ही बच्चे जो हैं, राइट। हाँ, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लाइनों तो में, मैन पावर की भी कमी होगी ना डॉक्टर? बहुत ज़्यादा, जबकि नहीं होनी चाहिए। हाँ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। अच्छा, अब आपने ये बात की है ना, अब यहाँ पर ये हुआ, जी कोविड ने ये किया कि जो पैसे गवर्नमेंट ने लोगों को देने शुरू कर दिए, जी उन्होंने लोगों को काम पर जाने के लिए मेंटली पीछे कर दिया। राइट। मैं आज ही हिंदुस्तान में खबर पढ़ रहा था। वो तो डॉक्टर साहब कनाडा में हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, कनाडा, अमेरिका, एवरीवेयर। अमेरिका में उस तरह के नहीं पैसे दिए गए जिस तरह कनाडा में दिए। अजी साहब, सबसे पहले जो 3.3 ट्रिलियन ट्रंप ने आते ही मंजूर किया था, जो भी हो $1200 सबके घर पहुंचेगा। ठीक है। ठीक है। हिंदुस्तान में जो अनाज पहुंचा, आज हिंदुस्तान में लेबर की इतनी शॉर्टेज है कि बोलिए जो लेबर, क्योंकि आजकल ये चावल बीजने का सीजन, राइट। तो वहाँ पर जो लेबर है, वहाँ पर जिन लोगों को चाहिए वो जाके बोली लगाते हैं कि मैं 300 दूंगा दिन का, दूसरा कहता है मैं 350 दूंगा, चौथा कहता है मैं 400 दूंगा, मेरे साथ चल। वहाँ पर लेबर ना इकट्ठी खड़ी हो जाती है एक जगह। राइट राइट। वहाँ पे आके आप लेबर को लेके जाते हो, ठीक है। 1 दिन के लिए काम करवाने के लिए। अच्छा, फिर अगले दिन फिर दोबारा। अच्छा, अगर परमानेंट रखना है तो वो फिर आपको अपने घर में उनको जगह भी देनी पड़ती है और खाना भी देना पड़ता है। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स इस वक्त। तो गरीब लोगों की सुनी गई। यही कह सकते हो, ठीक है ना, बेचारों की। इस वक्त जो 300 रुपया दिहाड़ी था जी, वो 500 रुपया दिहाड़ी है। राइट राइट राइट। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, चले। नहीं ये नहीं, ठीक इसलिए नहीं है कि वो फिर नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं। नहीं नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं, प्लस वो जो फार्मर है जिसकी 4 एकड़ ज़मीन है, हाँ जी, उसने क्या कमाई करनी है? फर्टिलाइज़र बढ़ गया, डबल हो जी गया, जी। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ लेबर डबल हो गई, हाँ, तो वो उसने क्या कमाना है? यानी वो डिमांड सप्लाई अब हर जगह पे। इस वक्त दिस इज ए प्रॉब्लम एवरीवेयर। ठीक है। हाँ जी, चाइना का इसलिए कि चाइना में तो वैसे ही उन्होंने 100 मिलियन आदमी को बंद किया वो तो कोविड, उनका कोविड हिस्टेरिया इतना है। हाँ, वो तो उन्होंने 100 मिलियन को बंद ही किया हुआ। अब यहाँ कनाडा में तो उन्होंने कहा भी कोविड आए भी तो अब हम कुछ नहीं बंद करने वाले। अमेरिका में भी यही हो गया, चूंकि लोगों ने कहा भाई अब इसके साथ ही जीना है। तो सिचुएशन ये, डॉक्टर साहब साथ साथ बातचीत करते रहेंगे, अगर जो भी सवाल आए हैं तो हम लेना शुरू करते हैं। तो वो अपनी जगह पे। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, ये वाकई ही सिर्फ डिमांड और सप्लाई का सिंपल नहीं है, ये इसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, इसके इंटरनेशनल इकॉनमी पे असर आते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जिसमें अब हम रह रहे हैं कि जस्ट इन अ पीरियड ऑफ मैं समझता हूँ कि 2.5 साल के अंदर दुनिया ही बदल गई है। बिल्कुल, कोविड ने बदल दिया। अच्छा, कोविड ने जो बदला, मुझे लगता है कोविड बहुत सारी चीज़ों में बहाना भी बन गया। नहीं, साइकोलॉजिकली बदल गए ना। ठीक है ना, साइकोलॉजी हैज प्लेड ए मेजर रोल। मतलब कोविड जब आया था तो मैं ये सोचता था कि कनाडा में प्रॉपर्टीज़ की जो कीमतें हैं वो नीचे जाएंगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का इशू आएगा, ये होगा वो होगा, और वो कीमतें दुगनी होगी। दुगनी से भी ज्यादा। डॉक्टर सुदेश शर्मा जी क्या कहते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन इंडो-पाक रिलेशनशिप? आई फील नाउ वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट पाकिस्तान एज द गैप हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली इन इंडियाज फेवर। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हिंदुस्तान में दुनिया के जितने लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाके उनसे बातचीत करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, और इकोनॉमिकली भी मच बेटर दैन। देखिए, एक मैं ये समझता हूँ जी 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 कि एक कंट्री जो है 130 करोड़ का, जी 1300 मिलियन का, उसको 20 मतलब करोड़ के साथ मिलाना, 200 मिलियन के साथ मिलाना, कोई बहुत आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी एडविजिबल। क्योंकि इकॉनमी जो है, या तो वो कंट्री बहुत तरक्की कर सकता था, पर कैपिटा उनकी हमसे दुगनी हो सकती थी, लेकिन करप्शन जो है वो वहाँ पर उसने इतना रोल प्ले किया पिछले 76 साल में कि वो नहीं तरक्की कर सका। डॉक्टर साहब, उसमें देखिए मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। सिर्फ करप्शन ही मसला नहीं होता, ठीक है, डेवलपमेंट का मसला होता है। भारत में भी एक ज़माने में करप्शन रही, अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन इस सरकार का वो एटीट्यूड नहीं है, बीजेपी की सरकार का, ये हम मानते हैं।
लेकिन डेवलपमेंट पैरेलल साथ साथ चलती है। अब जैसे इमरान खान का कहना है पाकिस्तान में, मैं इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप पर भी आऊँगा भी, इमरान खान का कहना है जी कि ये जो मेरे अलावा सारे करप्ट हैं, लेकिन उसकी अपनी सरकार में करप्शन का इंडेक्स सबसे ज़्यादा ख़राब गया। उसकी अपनी सरकार के लोगों में करप्शन काफ़ी है। अगर ये सब कुछ चल जाता, अगर इमरान खान ने कोई डेवलपमेंट की होती, अभी ये जो शरीफ फैमिली है इन पे माजी में इल्ज़ाम रहे हैं, कुछ चीज़ साबित बड़ी आज तक नहीं हो सकी, लेकिन मोटरवे बने, पावर प्लांट्स बने, ज़िंदगी चलती रहती थी, कारोबार ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं ना, चलता रहता था, लोग बॉदर्ड नहीं होते थे। अब बहरहाल पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि सिर्फ करप्शन से ही बर्बादी नहीं, मिसमैनेजमेंट करप्शन से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। अब आपने पाकिस्तान की बात जी। की तो मुझे एक दिमाग में जी। अचानक बात याद आ गई आपसे पूछने जी की, जी जी कि मैं कल एक कोर कमांडर का बयान सुन रहा था पाकिस्तान के। जी उनका ये कहना था, वो शायद ICBLT किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते ठीक थे है। हेड, कि जिस ढंग से ये PTI आर्मी के बारे में बात कर रही है, दे बेटर शट अप। जी और बाद में PTI का फवाद का मैंने एरी के जी। ऊपर बयान सुना कि हमारा अब कोई आर्मी के ऊपर बयानबाजी नहीं होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, आर्मी के बारे में जो ये कहते हैं, ये बात तो नहीं आएंगे PTI वाले, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जब तक इनका मकसद पूरा नहीं होता ये बात करते रहेंगे। लेकिन इनके ऊपर भी जो खबर आ रही है वो ये कि बैकडोर जो बातचीत चल रही है उसमें इनको अब कहा जा रहा है आर्मी की तरफ से, स्टेशन की तरफ से, यू बेटर शट अप नाउ। नहीं, ओपनली कहा ठीक उसने। है, हाँ, लेकिन अब ये आने वाले दिनों में साबित होगा ना डॉक्टर साहब या, कि ये बात किस तरफ को लेकर जाते हैं। लेकिन अब मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ या, शरीफ साहब के। ना, ये मेरे को मैंने भूल दिया। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। वो इन्होंने कहा कि अब भारत कोई इतना नहीं है बॉर्डर, मगर आपकी बात से भी मैं बात जोड़ता हूँ। आपने कहा कि जो देश 1300 मिलियन लोगों का है, उनको 250 मिलियन लोगों की ज़ाहिर फिक्र नहीं होती, लेकिन डॉक्टर साहब वो चूँकि पाकिस्तान की फिक्र अभी भी भारत को रहती है, अभी ये इन्फिल्ट्रेशन के। मैंने ये नहीं कहा था जी, मैंने ये कहा कि जो इकोनॉमिकल कंपैरिजन जी, वो नहीं मुश्किल है डॉक्टर। लेकिन जिस ढंग से वो हिंदुस्तान में टेररिज्म फैला रहे हैं, जी, वो हमारा खतरा हमेशा ही बना हुआ है। डॉक्टर साहब वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इकोनॉमिकली भी अब बांग्लादेश की मिसाल है, या। ठीक है। अब रेशो की बात होती है ना, बांग्लादेश अपनी उस कैपेसिटी में, उस रेशो में अगर भारत के साथ अगर हम देखें पॉपुलेशन का रेशो, जियोग्राफी का रेशो, तो बांग्लादेश इज डूइंग वेल। या मैं 2 बार गया जी। मुझे वहाँ पर जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी था जी, उसने बुलाया था और उसने मुझे इंडस्ट्रियाँ दिखाई, चिट्टागोंग में भी और ढाका में भी। जी, वहाँ पे EZ जोन बने हुए हैं। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 1991। जी, जी, जी। अब इमेजिन करो, राइट एक्सपोर्ट जोन उन्होंने बना दिया। राइट वहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट होने वाली ही इंडस्ट्री लगी हुई है। राइट राइट राइट। और एक कारखाने में जहाँ जीन्स बन रही थी, 4-4 हज़ार वर्कर काम कर रहा था। ऐसे ही डॉक्टर साहब देखिए ना, खुद बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ कितनी राइवलरी रही, क्योंकि बंगाली बहन भाइयों को यही गला है कि हमारा कत्लेआम किया, और किया भी बदकिस्मती से। अब बिजनेसमैन पाकिस्तान का जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने टेक्सटाइल अपने बांग्लादेश में जगह के लाए, वही ट्रेड जोन में, बिजनेस ही बहुत है। ठीक है, उसी ट्रेड जोन में उनके लगे हुए। तो अब सिचुएशन ये है कि ये जो नई कोलिशन सरकार है, मैं तो उसको आर्जी सरकार कहूँगा, ये बड़ी कमज़ोर सरकार है इस वक्त की जो पाकिस्तान की सरकार है। ये अपना कश्मीर की भी बात करते रहते हैं, ज़ाहिर है कैसे नहीं करेंगे। अभी उन्होंने खामखा शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कर दी बात फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट के वो हलाक होने पर, वो जो बेचारी मारी गई उसमें। तो लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपना जो पाकिस्तानी सफारत खाना है दिल्ली में, उसमें ट्रेड मिनिस्टर किया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है, यानी इन्होंने अपना ट्रेड का एक आदमी वहाँ पे रखा है, और इस पर बहुत मीडिया में बात हो रही है। फिर अभी ये शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान शिरकत करेगा। आपको याद होगा पिछली इमरान खान की जो सरकार है, हमने कोई पार्टिसिपेट किसी में नहीं करना। एक में उन्होंने कहा था कि हम शिरकत करेंगे, बाद में कहा हम नहीं शिरकत करेंगे। तो इनका आदमी वहाँ पे शिरकत करेगा। जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको मुबारकबाद ट्विटर पे दी थी।
फिर उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक लेटर लिखा था। तो जो उनका क्वेश्चन है सदीक जी का कि वो ये है कि अब कुछ ना कुछ हीट के बावजूद या बात ही चली। इवन पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब अपनी कई स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं, वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने जो मैं एज फार आई जी, नो जी। उन्होंने वर्ड यूज़ किया मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड भी कहा, बिल्कुल ठीक है। वो जो मूव फॉरवर्ड है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो अपनी स्पीचेस में कई उन्होंने कहा कि हम माजी के भूल जाएं। तो अब जाहिर है ये पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी हुई है। राइट। पाकिस्तान भारत के साथ मैस करके मज़ीद आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान को पता है कि उसके जितने बुरे इकनॉमिक हालात हैं, पाकिस्तान के अगर ये ट्रेड ही शुरू हो जाए तो ये जो गंडे टमाटर और इस तरह की चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, जो आम आदमी की जरूरत होती है ना, मैं कहता हूँ जी वहाँ तो वो दिखाते हैं, वहाँ दिखाते हैं लोग जो आगे किलो किलो लेके जाते थे अब एक अनियन लेके जाते हैं। ठीक है ना जी। तो अगर यही चीज़ें भारत से जाना शुरू हो जाएं तो अवाम के गिले शिकवे, भारत यानी पाकिस्तानी अवाम के गिले शिकवे अपनी सरकार से कम हो जाएंगे। या तो सिचुएशन बड़ी, तो मेरा ख्याल है ये देखिए हीट भी चलती रहेगी। सदीश जी बात लंबी हो गई, हीट भी चलती रहेगी, मगर इस हीट के साथ साथ कोशिश अब सिर्फ पाकिस्तान की सरकार की नहीं है, आर्मी की है कि यार ये हीट को कम किया जाए, क्योंकि आर्मी अल्टीमेटली जितना प्रेशर है ना पाकिस्तान में वो फिर आर्मी के ही खिलाफ जाता है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है अल्टीमेटली इंचार्ज आर्मी है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और भी क्वेश्चंस मेरे ख्याल आ ही रहे हैं। तो मॉरल जी का कि इंडियन लॉज, डॉक्टर साहब molded Indian laws molded and given more liberty to citizen. People violate laws on the basis of religion. Strict decisions must have to take by government. जी डॉक्टर साहब। देखिए बेसिकली इन्होंने वैसे बात जो लिबर्टी की बात की है जी। ना, डेमोक्रेसी में और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन हैज़ द राइट। और आपको पता है कि जो सेडिशन लॉ 1867 का बना हुआ है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि वी विल वर्क ऑन इट। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि जो अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे एक सेडिशन लॉ बनाया था 1867 में कि उम्र कैद तक दे दो बगैर मुकदमा चलाए हुए, हाँ जी, वो जो है वो इस वक्त डेमोक्रेटिक सेटअप में वो शायद काम नहीं करना चाहिए, उसकी जगह नया। तो उन्होंने वायदा किया कि हम जल्दी ही एक नया कानून जो है वो पेश करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जब इस किस्म की बातें होनी शुरू हो जाती हैं तो लिबर्टी के ऊपर आज भी हिंदुस्तान में वैसी जैसे आदमी जो चाहे वो बोलते हैं, उसको किसी ने उठा के जेल में तो इन्हें डाल दिया। हाँ, यहाँ तक कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई इशू जो है उसको रेज़ करते रहते हैं और वो वहीं नहीं होते, वो इन मुल्कों में भी होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो यहाँ पर फंडामेंटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हमारे कानून लागू हों और 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो फिर दोबारा रेज़ करते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि कंटिन्यूसली रेज़ करते रहोगे, एक दिन लाइक इंग्लैंड में जैसे वो सक्सेसफुल हो गए हैं, एक दिन शायद हम यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाएं। सो इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है मैं समझता हूँ इज़ ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप। मैं एक बात मेरी दिमाग में समझ में आ रही है जी जी कि मोदी साहब जो हैं उनके दिमाग में ये बात तो ज़रूर है कि अगर मैंने वर्ल्ड में जो एज ए लीडर नाम कमाया उसके लिए मैं वर्ल्ड को ये नहीं कहने दे सकता कि देखो जी हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। सो आई थिंक पर्सनली that he is clear as far as this thing is concerned. देखिए मोदी साहब का जो वैसे भी भारत के अंदर की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उनकी अपनी पार्टी के अलावा वो यही है कि भाई मैं सबके साथ ताल्लुक़ रखूँगा मगर जो कम्युनल इशू से हट के। भारत इस वक्त इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, पहले भी था, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, वन ऑफ द की प्लेयर्स है इस वक्त। उसमें मोदी जी देख रहे हैं, चूँकि मोदी जी एक आइडियोलॉजिकल आदमी भी हैं, वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। उनकी आप जर्नी को देखें तो वो एक आइडियोलॉजिकल जर्नी है जिसमें उनको ये पता है कि किस तरह बदकिस्मती से हिंदू मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे बुलिंग हुई, ये उनको इस बात का एहसास है और होना भी चाहिए। लेकिन वो इसको पॉलिटिक्स में बड़े ही ढंग के साथ लेके चल रहे हैं। और अब ये है कि
मेरा ख्याल है कि भारत इस वक्त बहुत कंसर्न भी नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। मैं आपको ये भी सच्ची बात बताऊं, बट ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई हम जो करने वाला काम है वो करेंगे और जो नहीं करने वाला काम वो नहीं करेंगे। बड़ी फर्म पोजीशन में है। तो खैर आने वाले दिनों में इस पर और बातचीत होगी। क्वेश्चन और लेते हैं आगे चलते हुए। David Virgo, sir, what can be done about targeted killings in J&K? It just won't stop. I think हमने इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी आज बहस की है, अगर आपने जी। सुना है। और टारगेट किलिंग जो है वो एक आधा सिर्फ आदमी कभी भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में भी किलिंग होती है। एक आदमी उठता है जी हाँ जी, गन पकड़ता है, जाके स्कूल में 10 बच्चों को मार देता है। जी डॉक्टर साहब, वो देखिए, वो जो होता है ना वो भी बड़ी खतरनाक है जो अमेरिका में होता है। वो नॉर्मली हमने देखा। नहीं, वो टारगेट किलिंग ना कहो, लेकिन वो उसके दिमाग में तो टारगेट होता नहीं है नहीं, वो इनफैक्ट जो है ना वो ज़्यादातर मेंटल केसेस हैं। हाँ। ठीक है, यहाँ तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं ना। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि हमने पंडितों को नहीं रहने देना। ठीक है, अच्छा, अब वो उसके लिए कोई भी मीन्स इस्तेमाल करें, किसी भी सरफिरे आदमी को इस्तेमाल करें। वो सरफिरा आदमी भी सरफिरा नहीं है, वो शहादत के लिए निकला हुआ है कि भाई अगर मैं मारा भी गया इस रास्ते में तो दैट इज़ फाइन। मैंने एक हिंदू को या दो हिंदू को टारगेट करके मार के रहना है। तो ये जो है, ये देखिए एक जो उनका क्वेश्चन है डेविड साहब का कि आफ्टर ऑल ये जो सिलसिला है कैसे बंद होगा। ये परमानेंट कोशिश है समाज की, सरकारों की, कि भाई इसको बंद करके रहना है। जाहिर है जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो जो आदमी है या वो जो एक आदमी है, 10 लोग हैं या जो ग्रुप है, उनके पीछे के जो नेटवर्क है उनको डिसेबल करना है। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था, इंटेलिजेंस जो है उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा, उसको और एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि काम ही इंटेलिजेंस का ही यही इंफॉर्मेशन टू फाइंड इट आउट। राइट, बिल्कुल ठीक। लेट्स होप। जी, अगला क्वेश्चन भी साथ साथ हम लेते हैं और साथ साथ बातचीत भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आज की बातचीत हमने काफ़ी की। अगर हम इसको सम अप करना चाहें, चूँकि मैंने अभी देखा टाइम भी तो हो गया हमारा शो का, तो मेरा ख्याल है जो बात अभी डेविड विर्गो जी ने अपने क्वेश्चन में की थी कि भाई, और जहाँ से हमने बात शुरू भी आज के शो की थी, कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूँकि कश्मीर बहरहाल एक सही रास्ते पे चलना शुरू हो गया है कुछ सालों से, ये बात है। पहले तो डॉक्टर साहब कश्मीर को हम इस तरह कभी को 30-35 साल से ख़ास तौर पर जो हालात रहे हैं, देखते ही नहीं थे कि कभी इस डगर पे आएगा कि टूरिज़्म होगी, कारोबार होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी वो प्रैक्टिकली आना शुरू हुई है, और वो सारी की सारी सूरत हाल। और अब मेरा ख्याल है कि इससे जो वहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी भी है डॉक्टर साहब, बिजनेस तो ज़्यादातर उन्हीं के हैं ना, मोटल्स भी उनके हैं, चूँकि जो मेजॉरिटी में होंगे बिजनेस भी उनके, तो उन बेचारों के लिए भी तो ये बड़ी अच्छी बात है ना कि यार यहाँ पे टूरिस्ट पूरे भारत से आ रहा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आना शुरू हो गया। तो ये जो गंद अब शुरू हुआ दोबारा से, ये उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफरर तो वो हो गए ना, पंडितों के तो वहाँ होटल है नहीं ना। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने कमाना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से कमाना शुरू किया। हाँ जी। और जो डल लेक है वो तो सारी की सारी वहाँ पर उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो कितना पैसा कमाते थे। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कमाएं। हाँ ठीक है, वहाँ पर आप देखिए कभी जाके क्या नज़ारा है जी। लेकिन सम और दी अदर एक बात तो क्लियर है कि ये टारगेट किलिंग जो है ना, इसको आप 100% तो नहीं रोक सकते, लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम के ऊपर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कहीं मुझे सिर्फ फियर पता क्या होता है इस किस्म की टारगेट किलिंग जो है, अल्टीमेटली बाद में एक बड़ी मूवमेंट में फिर दोबारा ना चली जाए, दैट्स ऑल। हाँ जी। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त बयान आ रहे हैं आर्मी के और दूसरे, their realization that they need the help of India, which will definitely prevent further, I think, terrorism coming from Pakistan. जी, या वो आइडियोलॉजी या कनेक्शन या प्रोवोकेशन। चलते चलते एक बात ही कर लेते हैं कि हमारे चाइना के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जी, जी वो काफ़ी सुना है बीमार है,
एन्यूरिज्म का, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एन्यूरिज्म ब्रेन की बीमारी होती है, और आपको बता दें कि ये जब स्ट्रोक हो जाता है ब्रेन का, तो फिर उसमें से 90% लोग, अगर 100 को हुआ तो 90% पीपल डाई राइट वे। जी 10% जो है अगर वो बच भी जाए तो उनकी लाइफ तो, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि आप ज़्यादा जानते हैं इसके मामले में, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वेल इक्विप्ड है टू रिप्लेस एनी टाइम। आई डोंट थिंक देयर विल बी इतना बड़ा उथल पुथल जैसे नहीं, कुछ भी क्राइसिस नहीं, मेरा नहीं ख्याल जरा भी क्राइसिस होगा। हाँ। वहाँ पे मामूली क्राइसिस भी नहीं होना। यही आपसे हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, वहाँ पे देखिए चीन में वन पार्टी रूल है, और सिस्टम उनका बड़ा इंटैक्ट और ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सदर जी मतलब हमारी तरह, हम सब की तरह इंसान है, और हम इंसानों को किसी वक्त किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी लग ठीक है। तो बिकॉज वी ऑल मतलब हम आए हैं इस दुनिया में वन बाय वन, हमें जाना है इस दुनिया से, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो। तो चाइनाज वन पार्टी सिस्टम इज़ वेरी इंटैक्ट फॉर देमसेल्व्स फॉर द टाइम बीइंग। वो कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब चलते चलते आपने भी बात की, डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हम उसकी बड़ी करते भी हैं, लेकिन चाइना ने अपना एक डेमोक्रेसी का सिस्टम, जिससे मैं एग्री नहीं करता, निकाला हुआ है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर चाइना ने ये वेस्टर्न स्टाइल की डेमोक्रेसी कर दी ना, तो शायद चाइना वो चाइना रहे भी ना। हमारे जितने दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं कि ताहिर गोरा साहब जो कि CEO टैग टीवी के हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन आपके लिए काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इनकी खूब जितनी हेल्प कर सकें वो करें, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है कोविड जो है उसने सबको ही पीछे कर दिया हुआ है, लेकिन टैग टीवी जो है वो आगे बढ़ता गया है, इनकी अपनी पर्सनल मेहनत से और अपने पर्सनल रिसोर्सेज से। सो वी स्टिल फील, आई पर्सनली फील कि इसकी जो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसकी जो व्यूअरशिप है वो 1 मिलियन होनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर कहिए कि वो इसको आगे फॉरवर्ड किया करें और इसको सब्सक्राइब किया करें, वरना ये जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो इंडिपेंडेंट व्यूज़ आपको देते हैं और आपके व्यूज़ हम लेते हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है कभी ना कभी किसी भी बात के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप कई तरीके हैं, आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेट्रियन के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा जो टैग टीवी आप देख सकते हैं, उसके राइट हैंड के ऊपर बटन होता है, उसको दबा के आप किसी भी तरीके से पैसे जो है वो जितना भी जो भी डोनेट करना चाहिए वो कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आपको ये चाहता हूँ कि प्लीज़ एज मच हेल्प यू कैन यू डू इट, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टारगेट। हमेशा जो कंपनियां होती हैं ताहिर साहब वो टारगेट बना के चलती हैं जी कि इस बार हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है और इतना पैसा कमाना है। तो मेरा टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1 मिलियन सब्सक्राइबर फॉर टैग टीवी, और वो आपकी हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली फॉर यू टू डू इट। जी डॉक्टर साहब, मैं भी आखिर में ये शब्द कहता हूँ, देखिए आपने कहा कोई भी छोटी कंपनी हो बड़ी, उसका एक टारगेट होता है, हमारा भी एक टारगेट होता है। सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि आप तक बातचीत पहुँचती रहे। बाकी हम कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दें। आप नीचे पट्टी देखते हैं कि पेपॉल के ज़रिए या पेट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए में कंट्रीब्यूट कर दें, और हम शुक्रगुजार होते हैं जो भी आप कर सकते हैं। शुरू में जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो एक एंथुजियाज़म था, कुछ ना कुछ दोस्त करते रहते थे। अब ये बहुत इतना स्लो हो गया है कि महीने में पेट्रियन का कोई एक आध आदमी आता है, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। और मैं देख रहा था कि 2 महीने से डॉक्टर साहब 2 महीने से हमें जो हमारा ये जो होता है ना पेपॉल के ज़रिए शायद एक का छोटी मोटी डोनेशन कोई $2-3 की आई होगी, और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमें को 2 महीनों से भी नहीं आया। लेकिन हमें गिला नहीं होता, हम समझते हैं कि हमारे अभी अपने प्रोग्राम शायद उतने डायनामिक नहीं है, और जो साथी हमें ऑलरेडी पास में कर चुके हुए हैं वो उनको बार बार तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं होता। तो सम टाइम हम ये सोचते हैं कि आपको बस याद दिला दिया करें, पट्टी भी हम यहाँ से गायब कर दें, शायद हम गायब कर देंगे जल्दी। तो हमारा टारगेट ये है कि ये जो हमारा टैग टीवी चल रहा है, इसका टारगेट ये है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं अदर देन दिस पट्टी, जो हमारे करम फरमा हैं, जो एडवर्टाइज़ करते हैं, या जो हमारे
बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम असल में उनके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहते हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम, चाहे हमारा इंस्टीट्यूशन घाटे में जा रहा हो, मीडिया का फ़ायदे में जाना बड़ा मुश्किल काम है आजकल के ज़माने में, वो करते रहते हैं ये कि चलें जी इसको सस्टेन रखें। या तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब यही है कि आप हमें देख लेते हैं। देख लेते हो और फिर सब्सक्राइब जरूर करिए जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आपने प्रोग्राम देखा, आप अपने अपने क्वेश्चंस पुट किए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।